भारत की मध्यकालीन वास्तुकला को सिर्फ इमारतें समझना एक बहुत बड़ी भूल होगी। असल में ये पत्थर हैं, पर ये बोलते हैं। ये हमें 1000 साल के सफर पर ले जाते हैं, एक ऐसे सफर पर जिसमें संस्कृति बदली, सियासत बदली और इन सब बदलावों की कहानी इन पत्थरों में हमेशा के लिए कैद हो गई। तो आज हम इसी कहानी को परत दर परत खोलेंगे। हम शुरुआत करेंगे इंडो इस्लामिक वास्तुकला के उदय से, फिर हम देखेंगे सल्तनत का दौर, वो नई शुरुआत। उसके बाद आएगा मुगलों का सुनहरा दौर। हम इन दोनों की वास्तुकला की तुलना भी करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये इमारतें सिर्फ इमारतें क्यों नहीं हैं, बल्कि ताकत और तहजीब का प्रतीक कैसे बनी। और हाँ, आखिर में हम देखेंगे कि इनकी विरासत आज भी हमारे लिए कितनी मायने रखती है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। हम बात कर रहे हैं मध्यकालीन भारत की, यानी मोटे तौर पर 8वीं से 18वीं सदी तक का वक्त। ये वो जमाना था जब भारत में एक नई वास्तुशिल्प परंपरा ने दस्तक दी, इस्लामी वास्तुकला। और यहाँ आकर उसका सामना हुआ पहले से मौजूद भारतीय शैलियों से, और यहीं से शुरू हुआ एक अद्भुत संगम का दौर। और देखिए, ये कोई 100-200 साल की बात नहीं है, ये 1000 साल का लंबा दौर था। इस दौरान भारत की सियासत ने कई करवटें बदली। 8वीं सदी में इस्लामी प्रभाव की आहट सुनाई दी। 12वीं सदी आते आते दिल्ली सल्तनत की नींव रखी गई। फिर 16वीं सदी में मुगलों का शानदार आगाज हुआ और 18वीं सदी में उनका सूरज ढलने लगा। और हर एक सियासी बदलाव अपनी एक छाप इन इमारतों पर छोड़ता चला गया। तो कुल मिलाकर ये कहानी है अपनाने की, मिलाने की और कुछ नया बनाने की। ये कहानी है कि कैसे दो बिल्कुल अलग कला की धाराएं एक दूसरे से मिलीं और उनके संगम से एक पूरी तरह से नई स्थापत्य शैली ने जन्म लिया, जिसे आज हम सब इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर के नाम से जानते हैं। तो इस सफर का पहला पड़ाव है दिल्ली सल्तनत का दौर। कह सकते हैं कि ये इंडो इस्लामिक वास्तुकला का फाउंडेशन फेज था, वो नींव जिस पर आगे चलकर शानदार इमारतें खड़ी होने वाली थीं। शुरुआती दौर में सुल्तानों ने वही इस्तेमाल किया जो उनके पास था, यानी यहीं के कारीगर और यहीं की सामग्री। अगर आप कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद या कुतुब मीनार को ध्यान से देखें तो आपको पुराने मंदिरों के नक्काशीदार खंभे और पत्थर साफ नजर आ जाएंगे, जिन्हें दोबारा इस्तेमाल किया गया। ये एक तरह से उनकी बड़ी सोच और उस वक्त उनके पास जो साधन थे, दोनों की कहानी कहता है। यहीं से हमें आर्किटेक्चर में कुछ नई चीजें देखने को मिलती हैं, जैसे मेहराब और गुंबद। मीनारें भी इसी दौर में आईं। और एक बहुत बड़ा बदलाव था ट्रू आर्च तकनीक का विकास। मतलब अब पत्थरों को इस तरह से सेट किया जाने लगा कि वो एक दूसरे का वजन खुद ही संभाल लें। इससे क्या हुआ? इससे पहले से कहीं ज्यादा बड़े और मजबूत स्ट्रक्चर बनाना मुमकिन हो गया। और अलाई दरवाजा जैसी इमारतें इस बात का सबूत हैं कि अब वो सिर्फ पुरानी चीजों को इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, बल्कि अपनी खुद की ज्यादा वैज्ञानिक और खूबसूरत इमारतें बना रहे थे, जिन पर आप देखेंगे कि ज्योमेट्रिक डिजाइन और कैलीग्राफी से सजावट की गई है। सल्तनत ने नींव रखी और फिर आया वो दौर जब इस वास्तुकला को उसके शिखर पर पहुंचाया गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मुगल काल की, जिसे इसका स्वर्ण युग भी कहा जाता है। मुगलों का विजन, उनका नजरिया सल्तनत के सुल्तानों से कहीं ज्यादा बड़ा, भव्य और दूर की सोचने वाला था। और ये फर्क आया कहाँ से? देखिए, सल्तनत के सुल्तान ज्यादातर तुर्की मूल के थे और उनका काम करने का तरीका थोड़ा रिएक्टिव था, यानी जरूरत पड़ने पर निर्माण करना। दूसरी तरफ मुगल बादशाह थे, जिन पर मध्य एशिया और फारस का गहरा असर था। वो सूफीवाद से भी प्रभावित थे, जो उनकी सोच को और उदार बनाता था। और सबसे बड़ी बात, वो कुछ भी बनाने से पहले उसकी पूरी प्लानिंग करते थे, बाकायदा मॉडल तैयार करवाते थे। उनकी सोच लंबे समय की थी, सिर्फ आज की नहीं। उनकी इसी प्लानिंग का एक बेहतरीन नमूना है चार बाग स्टाइल। ये फारसी स्टाइल का एक बगीचा होता है, जिसे रास्तों या पानी की नहरों से 4 बराबर हिस्सों में बांट दिया जाता है। देखने में ये बहुत मुनज़्ज़म लगता है और इसे धरती पर जन्नत का प्रतीक माना जाता था। और अगर आपको चारबाग का सबसे अच्छा उदाहरण देखना है तो वो है दिल्ली में हुमायूं का मकबरा। इसे अक्सर ताजमहल का प्रोटोटाइप भी कहते हैं। मतलब एक तरह से ये ताजमहल का रास्ता दिखाने वाला था। यहाँ पर लाल बलुआ पत्थर के साथ सफेद संगमरमर का जो कॉम्बिनेशन इस्तेमाल हुआ, उसने आगे बनने वाले सभी मुगल मकबरों के लिए एक टेम्पलेट सेट कर दिया। मुगल बादशाहों के लिए आर्किटेक्चर कितना पर्सनल था, ये अबुल फजल की एक बात से साफ हो जाता है। उन्होंने अकबर के बारे में लिखा था,
बादशाह अपने दिल और दिमाग के ख्यालों को पत्थर और गारे की शक्ल देते हैं, और अकबर ने बिल्कुल यही किया। उन्होंने अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी में गुजरात से लेकर बंगाल तक अलग अलग इलाकों की शैलियों को ऐसे मिलाया कि एक बिल्कुल नई और अनोखी वास्तुकला सामने आई, जो पूरी तरह से अकबर की अपनी सोच को दिखाती थी। और फिर आता है शाहजहां का दौर। ये वो वक्त था जब मुगल आर्किटेक्चर अपने चरम पर पहुंच गया, और इसकी सबसे बड़ी मिसाल है ताजमहल। ताजमहल सिर्फ एक मकबरा नहीं है, ये तो इंजीनियरिंग और कला का एक ऐसा करिश्मा है जो आज भी दुनिया को हैरान कर देता है। यहाँ पिएत्रा ड्यूरा का काम देखिए, यानी कीमती पत्थरों को संगमरमर में तराश कर जड़ना, इसकी सिमेट्री यानी बनावट में संतुलन और सफेद संगमरमर का इस्तेमाल, सब कुछ परफेक्ट है। और एक कमाल की बात, जब आप इसके मुख्य दरवाजे से अंदर जाते हैं तो जैसे जैसे आप पास जाते हैं ताज छोटा नजर आता है और दूर जाने पर बड़ा। ये दिखाता है कि इसे बनाने वालों ने कितनी बारीकी से हर चीज को प्लान किया था। तो अब तक हमने दोनों दौर को देखा। अब चलिए सल्तनत और मुगल आर्किटेक्चर के बीच जो फर्क हैं उन्हें और साफ साफ समझते हैं। इससे ये पूरी कहानी हमें और अच्छे से समझ आएगी। जरा इन दो दरवाजों पर नजर डालिए। एक तरफ है सल्तनत काल का अलाई दरवाजा और दूसरी तरफ है मुगल काल का बुलंद दरवाजा। फर्क साफ है ना? स्केल में, भव्यता में अलाई दरवाजा अपनी जगह खूबसूरत है, लेकिन बुलंद दरवाजे की विशालता बेजोड़ है। जहां अलाई दरवाजे की सजावट में जियोमेट्रिक पैटर्न है, वहीं बुलंद दरवाजे पर आपको बेहद बारीक नक्काशी और कैलीग्राफी नजर आएगी। बस ये दो तस्वीरें ही दोनों दौर के बीच का फासला बता देती हैं। तो अगर हम इसे और आसान भाषा में समझें तो सल्तनत काल में जोर मजबूती पर था और मटेरियल था ग्रे सैंडस्टोन। वहीं मुगलों के दौर में जोर भव्यता, संतुलन और खूबसूरती पर आ गया और मटेरियल बन गया लाल सैंडस्टोन और सफेद मार्बल। सल्तनत के सुल्तान जरूरत के हिसाब से काम करते थे, जबकि मुगल पूरी प्लानिंग और मॉडल के साथ, और सजावट वो भी साधारण कैलीग्राफी से आगे बढ़कर पिएत्रा ड्यूरा जैसी बारीक कारीगरी तक पहुंच गई। तो क्या ये इमारतें सिर्फ पत्थर और गारे के ढांचे थे? बिल्कुल नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा थीं। ये अपने जमाने की ताकत, उस दौर की सोच और संस्कृति का एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट थी। सोचकर देखिए, हर एक इमारत शाही ताकत का ऐलान थी। वो बनाने वाले बादशाह की पर्सनल सोच और उसकी धार्मिक आस्था को दिखाती थी। फतेहपुर सीकरी जैसे पूरे के पूरे शहर बसा दिए गए। मुगल महलों में आपको हिंदू डिजाइन्स भी मिलेंगे, जो उस दौर के कल्चरल मिक्सिंग का सबूत हैं। और जाहिर है, ये इमारतें उस साम्राज्य की दौलत और उनके कारीगरों के हुनर का एक खुला प्रदर्शन भी थीं। तो अब हम आते हैं सबसे आखिरी और शायद सबसे अहम सवाल पर। इन सब इमारतों का, इस पूरी विरासत का आज हमारे लिए क्या मतलब है? इसका असर कितना गहरा है? तो आज की इस पूरी चर्चा से जो बातें निकल कर आती हैं वो ये हैं। पहली बात, मध्यकालीन वास्तुकला किसी एक कल्चर को थोपने की कहानी नहीं, बल्कि दो कल्चर के मिलने और कुछ नया बनाने की कहानी है। दूसरी, सल्तनत के दौर ने इसकी मजबूत नींव रखी। और तीसरी, मुगल काल ने इस मिली जुली शैली को परफेक्शन तक पहुंचाया, जिसमें संतुलन, बारीकी और भव्यता पर जोर था। चारबाग और पिएत्रा ड्यूरा जैसी नई चीजें इसी दौर की देन है। और सबसे जरूरी बात, ये सारी इमारतें आज भी भारत की मिली जुली पहचान का एक अटूट हिस्सा है। तो जाते जाते एक सवाल के साथ आपको छोड़े चलते हैं। इन इमारतों में पत्थर तो हैं, लेकिन पत्थर के अलावा ऐसा और क्या है जो आज भी जिंदा है, जो अमर है? शायद वो कहानियां, वो सोच और संस्कृतियों का वो संगम जो इन बेजान पत्थरों को आज भी जान दे।